हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वो अननोन पर्सन विहीन को अपना बनाने की बात कह रहा था। मैडम लैन वाम जी के रूम में जाती हैं और उससे कहने लगती हैं, फाइनली वो दिन आ गया है जब मेरी बेटी की शादी है। और हंसते हुए कहने लगी थी, कौन जानता था कोल्ड हार्टेड हंगुंजुन भी शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा था तुम अपने अंकल की तरह ही रहोगे, एक मॉन्क। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के लिए मान गए और तुम्हारा कल्टीवेशन पार्टनर आशियन है। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे रातों को नींद तक नहीं आती। और साथ ही मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं खुद मदर हो के भी तुम्हारे एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाती। और मैं होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक ही हो। सिचैन अपने रूम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे, मैं आप सभी को नहीं बता सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ वाम जी के लिए। और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त वाम जी बहुत ज़्यादा नर्वस है। मुझे उससे कुछ पूछना नहीं पड़ता, उसके फेस पर सब कुछ साफ नज़र आने लगता है। मुझे वो दिन भी याद है जब यूनमक से लेटर आया था और वाम जी कितना ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। उस दिन मदर और फादर ने हम दोनों को वहाँ बुलाया था। जब हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो मैं कहने लगा था, आप दोनों ने हमें बुलाया है मदर फादर। उस समय उनके हाथ में एक लेटर था और हमसे कह रहे थे, आज ही हमें जियान सेक्ट से लेटर रिसीव हुआ है। जब सिचैन ये वर्ड्स सुनते हैं तो वाम जी की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ लैन जूनियर्स भी थे जो एक ही समय पर नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी। तभी फादर कहने लगते हैं, मैं इस लेटर को तभी ओपन करूंगा, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। इस लेटर के अंदर कोई भी डिसीजन हो हमें रिस्पेक्ट करनी होगी क्योंकि वो डिसीजन विहीन ने खुद लिया है और उनके डिसीजन पे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। सभी लोग इस बात पे हाँ कर देते हैं। जब फादर लेटर पढ़ लेते हैं तो वो सैड हो जाते हैं। सिचैन और लैन जूनियर कहने लग जाते हैं, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, हमें भी तो बताइए। तो फादर सैड होके कहने लग जाते हैं, मास्टर वे ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और मदर फादर की तरफ देख रही थी जिन्हें डिसबिलीफ था। उसी वक्त मैंने वाम जी की तरफ देखा जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस उसने अपना हेड डाउन किया हुआ था। तभी मेरी नज़र मदर और फादर पे पड़ी जो स्माइल कर रहे थे। उसी वक्त मैंने मदर के हाथ से वो लेटर ले लिया और उसे लाउडली पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा हुआ था कि विहीन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो फादर भी वाम जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। इस वक्त भी वाम जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वाम जी कुछ नहीं कहता पर उसकी दोनों ईयर्स रेड हो गए थे और वाम जी अपने रेड ईयर्स किसी को दिखाना नहीं चाहता था, वो वहाँ से चला जाता है। मैं भी वाम जी के पीछे चला गया था। तभी वहाँ पर अंकल आ गए थे। लैन जूनियर से कहने लगे, तुम्हें रूल्स को 3 टाइम्स कॉपी करना होगा। आज यूनमक को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था और सभी रेडी थे ग्रूम और ग्रूम की फैमिली का वेलकम करने के लिए। और दूसरी साइड विहीन जिंगशा के साथ रूम में था और जिंगशा उसे वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो विहीन सैड होके कहने लगता है, जिंगशा ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि विहीन को वो वेडिंग ड्रेस थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो जिंगशा कहने लगता है, कौन शादी करना चाहता था। ये सुनकर विहीन अपनी नोज को रब करने लगता है और उसके चीक्स और भी ज़्यादा फ्लफी हो जाते हैं। तभी जिंगशा कहने लग जाता है, अब तुम हिलना मत, क्योंकि विहीन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, जिससे जिंगशा इरिटेट होने लगा था। जब ड्रेसअप कंप्लीट हो जाता है तो जिंगशा उसके फेस पर थोड़ा मेकअप भी लगा देता है और उसका फेस आईने की साइड कर देता है। उस समय विहीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विहीन उस रेड गाउन में एक फेरी लग रहा था जो सीधा हेवन से लैंड पर उतर आई हो। ने होसेंग उसे देख के कहने लगता है, तुम तो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो। तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहने लग जाता है, ने होसेंग मैं एक मैन हूँ। तो ने होसेंग हंसते हुए कहने लग जाता है, सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो विहीन कहने लग जाता है, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। वैनिंग कहने लग जाता है, मास्टर भी अब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो विहीन हंसते हुए कहने लग जाता है, मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ। तो जिंगशा कहने लग जाता है, जब तुम्हें पहले ही पता है कि तुम बेस्ट हो तो सबसे क्यों पूछ रहे थे।
विहीन कहने लगता है, बस कॉम्प्लीमेंट के लिए जिंगशा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसी समय डोर पर नॉक होता है। वहाँ मैडम यू और फैंग मैंग आ गए थे। जब फैंग मैन विहीन को देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आशियन तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज तुम्हारी शादी है। मैडम यू तो साथ में खड़ी हुई थी और फोर्सली स्माइल कर रही थी। तभी वहाँ यानली आ गई थी जो विहीन की चीक्स को पिंच करते हुए कह रही थी, आशियन तुम इस ड्रेस में कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। फैंग मैन और यानली कुछ बातें करते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। ने हुसैन कहने लगता है, मास्टर वे आप नर्वस हैं क्या? विहीन कहने लगता है, हाँ थोड़ा सा। कुछ समय के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। रूम में विहीन और जिंगशा रह गए थे। तभी एक सर्वेंट डोर पर नॉक करता है और जिंगशा को कुछ देता है और वहाँ से चला जाता है। जिंगशा उसे लेके विहीन के पास आता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें इसे पहनना होगा। विहीन उस वेल को देख के कहने लगता है, सच में मुझे ये पहनना होगा। जिंगशा उसे टीज करते हुए कहता है, तुम ब्राइड हो ना तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। विहीन ये सुनता है तो जिंगशा को हिट कर देता है। जिंगशा अपने ब्रदर का ब्यूटीफुल फेस देखता है और फिर उसे उस वेल से कवर कर देता है। वेडिंग हॉल में गुसू के मेंबर्स आ गए थे। वहाँ सभी ने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे और उन सभी के बीच में एक पर्सन था जिसने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, जो सभी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर रहा था। यस, वो पर्सन ग्रूम था, यानी हंगुंजुन। इस वक्त वामजी ने कम्प्लीटली रेड ड्रेस पहनी हुई थी। उसके फॉरहेड पर एक वाइट कलर का रिबन था, वेस्ट में एक जेड टोकन था और लेफ्ट हैंड में विचन को होल्ड किया हुआ था। उनका कोई दोष नहीं था क्योंकि वामजी लगे ही इतना हैंडसम रहा था। उसी समय विहीन वेडिंग हॉल में एंटर करता है तो सभी की नज़र विहीन पर हो जाती है। विहीन उस रेड ड्रेस में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि किसी भी पर्सन की आईज उससे हटी ही नहीं रही थी। जब विहीन सबके रिएक्शन को नोटिस करता है तो अपनी हंसी को रोकने के लिए अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है। तभी सिचन वामजी की तरफ देखता है जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस दोनों ईयर्स और चीक्स रेड हो गए थे और वामजी अपने एक्सप्रेशंस लेस फेस से ही विहीन को देख रहा था। विहीन सोचने लगता है, जब मैं जिंगशा के साथ रूम में था तभी वहाँ कोई सर्वेंट आया हुआ था जो हमें इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि हमें वेडिंग हॉल में जाना है और जिंगशा मुझसे कह रहा था मुझे मॉन्स्टर की तरह नहीं हंसना है और ना ही कोई स्टूपिड थिंग करनी है और वॉक भी प्रॉपर करनी है और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। जब मैं वेडिंग हॉल में गया तब सभी गेस्ट बैठे हुए थे और सभी मुझे ही देख रहे थे। वो मुझे जिस तरीके से देख रहे थे तो मुझे तो हंसी भी आने लगी थी। सभी गेस्ट की नज़र मुझ पे थी और मेरी नज़र उस पर्सन पे पड़ी जिसने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और मुझे अपनी आईज पे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन वेडिंग ड्रेस में इतना हैंडसम कैसे लग सकता है और मैं फील कर सकता था कि मेरे चीक्स बुरी तरीके से बर्न करने लगे थे। मैं श्योर था कि वो रेड भी हो गए होंगे। अगर ये वेल ना होता तो सभी को पता चल जाता कि मेरा फेस कितना ज़्यादा रेड हो रखा है। मैं इसी तरीके से हंगुंजुन को घूर के देख रहा था। मैं तो ब्लिंक करना तक भूल गया था। मैं अपनी नज़रों को वामजी से हटाना चाहता था, लेकिन मेरा ये दिल मुझे ऐसा करने से मना कर रहा था। जब मैं वामजी से फर्स्ट टाइम मिला था तब भी मुझे वो बहुत हैंडसम लगा था, लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसके फेस को पहले कभी इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया। विहीन अपने हस्बैंड को इसी तरीके से एडमायर करते हुए उसके पास जाके बैठ जाता है और वामजी के क्लोथ्स की, उसके लिप्स की, सबको एडमायर करता है। बस वामजी के ईयर्स को नोटिस नहीं करता, बहुत ज़्यादा रेड हो रखे थे। विहीन वामजी के कान के पास जाता और कहने लगता, हंगुंजुन अगर तुम स्माइल करोगे तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगोगे। जब वामजी ये वर्ड सुनता है तो अपनी बीचन को टाइटली होल्ड कर लेता है और विहीन की तरफ देखने लगता है। विहीन जब अपने हस्बैंड को फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखता है तो हंसना चाहता था। तभी कोई पर्सन कफ करता है तो दोनों अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं।
और विहीन उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से कफ करने की आवाज़ आई थी। वो पर्सन और कोई नहीं, ओल्ड लैन थे। विहीन को उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इतना ब्यूटीफुल मोमेंट को रुइन कर दिया था। प्रीस्ट वेडिंग के रिचुअल्स करना शुरू कर देते हैं और वामजी विहीन को वाउल्स लेने के लिए कहते हैं। पहला वाउल उन्हें अर्थ और हेवन की तरफ लेना था, सेकेंड वाउल अपने मदर और फादर की तरफ लेना था और थर्ड वाउल उन्हें एक दूसरे की तरफ लेना था। जब विहीन और वामजी दोनों वाउल्स ले लेते हैं तो प्रीस्ट सभी से अनाउंसमेंट कर देता है कि ये ऑफिशियली कपल है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं और विहीन की फैमिली की आंखों से तो आंसू बहने लगे थे। विहीन से मिलने के लिए साओ सीसेन, सो लैंग और सो यांग आए हुए थे। जब विहीन उन सबको देखता है तो उन्हें हक कर लेता है और वो सभी एक दूसरे से बातें करने लगे थे। फिर उन सब का बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है। जब बैंक्वेट ऑफ हो जाता है तो विहीन को विहीन के रूम में ले जाया जाता है। विहीन के रूम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था न्यू मैरिड कपल के लिए और रूम में बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही थी। विहीन को रूम में ले जाके बेड पे बिठा देते हैं। विहीन का फेस वेल से कवर था और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था। विहीन अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था और पूरे 2 घंटे बीत गए थे पर उसका हस्बैंड आया ही नहीं था। विहीन बैठे हुए बोर होने लगा था और खुद से कहने लगा था हंगुन जुन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। विहीन कहने लगता है बस एक बार हंगुन जुन आ जाए ना तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा कि उन्होंने मुझसे मैरिज करने के लिए हाँ क्यों कर दी थी। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे भी पता है उसके मदर फादर ने उसे फोर्स किया होगा। ये सब पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम दोनों की तो वैसे भी शादी हो गई है अब। तभी विहीन सोचने लगता है कि हंगुन जुन किसी और को पसंद करते होंगे तो। तभी विहीन खुद से कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। हंगुन जुन का ऑरा तो हमेशा ऐसा ही कहता है कि मेरे पास मत आओ। कौन पर्सन होगा जो उसे प्रपोज करने के बारे में सोचेगा। हंगुन जुन तो मुंह के अलावा कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं है और मैं तो कितना ज़्यादा बोलता हूँ, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा उसके साथ। विहीन बैठे बैठे गुसु के रूल्स की बुराई भी करने लगता है। जब उसे बुराई करते हुए कुछ टाइम बीत जाता है तो विहीन कहने लगता है हंगुन जुन तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो और तुम कहाँ पर हो। यहाँ अकेले बैठने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। अगर तुम होते तो मैं तुम्हें टीज कर लेता। विहीन को तो बहुत नींद आने लगी थी तो विहीन वैसे ही सो जाता है। ना उसने अपने आउटर रोब्स को निकाला था और ना ही वेल को। फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद वामजी वहाँ आ जाता है और केयरफुली डोर को लॉक कर देता है। यार हमारे यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैंने माइक को ऑर्डर किया हुआ है। जब माइक आ जाएगा तो आई विल टेक अ लॉन्ग वीडियो। आई होप आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। ओके बाय।